नमस्कार। लेक्चर नंबर 34वां है। देखिए, सैंडर्स की हत्या हम पढ़ चुके हैं, 1928 में हुई थी। मैं आपको बता दूं हम पढ़ क्या रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, तो उसमें हम HSRA के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया है। इस संगठन ने क्या काम किए हैं, इनके द्वारा क्या घटनाएं हुई, उसी को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सैंडर्स की हत्या सबसे पहले इन लोगों ने कर दी है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब गए थे और यहाँ पर सैंडर्स की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा अब दूसरा इनके द्वारा काम किया जाएगा, जो दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम फेंका जाएगा। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलेगा, वो सब हम चर्चा करेंगे। सैंडर्स की हत्या 1928 में हुई थी, ये बता दिया मैंने। क्यों हुई थी ये सब आपको पता है कि लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किया गया था, जब साइमन कमीशन आयोग का ये लोग विरोध कर रहे थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर को। तो 17 दिसंबर को बदला लेने के लिए जस्ट एक महीने बाद सैंडर्स की हत्या की जाती है। हालांकि मारना तो वो SSP स्कॉट को चाहते थे, लेकिन सैंडर्स मिल जाता है तो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और सैंडर्स की हत्या करने के बाद लाहौर से ये लोग भेष बदलकर चले जाते हैं, यहाँ से लाहौर से निकल जाते हैं। आपने देखा कि दुर्गा भाभी जो थी, उनके साथ भगत सिंह उनके हस्बैंड बन के NRI का रूप धारण करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये बंगाल कलकत्ता चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वापस आते हैं। तो ये जो केस था ना, कहीं फाइलों में दब गया था। सैंडर्स की हत्या का मामला जो है ये कहीं फाइलों में दब गया था। इसके बाद इन्होंने एक और काम कर दिया। काम ये किया, असेंबली में बम कांड कर दिया, असेंबली में बम फेंक दिया। ये कौन सी असेंबली थी? प्रांत की नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये, दिल्ली में। वहाँ पर सभा हो रही थी और 8 अप्रैल 1929 को इन लोगों ने बम फेंक दिया। ये जानबूझकर फेंका गया था, ये सोच भगत सिंह की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर, ये दो लोग गए थे यहाँ पर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, नाम याद रखिएगा। इन लोगों की सोच ये थी कि हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी के ऊपर बम नहीं फेंकेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे। हम बस दिखाना चाह रहे हैं कि जो कान हैं अंग्रेजों के वो बंद हो चुके हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के कान बंद हो चुके हैं, उनके हम कान खोलना चाह रहे थे। ये मैसेज देने का प्रयास था इनका। एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी करना चाह रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक इनकी बातें पहुँच सकें। क्योंकि जब ऐसा काम करेंगे ये, बहुत सारे न्यूज़ में इनकी खबरें आएंगी, तो ऐसे लोग और जागरूक होंगे देश के प्रति और उनका प्यार बढ़ेगा कि हाँ, कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो ये देखकर और भी लोग इनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों के भी दिमाग में डर पैदा होगा। ये इन सब की विचारधारा थी उस समय। जब ये बम फेंकने गए थे, इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि किसी को हानि पहुंचानी है, इसलिए जहाँ खाली जगह थी वहाँ बम फेंके गए थे। अब उस समय केंद्रीय विधान परिषद की जो बैठक हो रही थी ना, उसमें 2 बिल पर चर्चा हो रही थी। एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, ये बहुत ही खतरनाक बिल था। जैसे रॉलेट एक्ट था ना, वैसे इसमें भी कई प्रावधान थे कि जो यूथ क्रांतिकारी थे उन पर फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत सारे इसमें प्रावधान थे। और इवन देश निकाला भी दिया जा सकता था शक के बिना पर, ये सब प्रावधान थे। और दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसके माध्यम से जो मजदूर थे, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे, उनके ऊपर कई प्रकार के बाउंडेशन लगा दिए जाते अगर ये पास होता तो। जैसे वो हड़ताल नहीं कर पाते, ये सब उनसे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये 2 बिल पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बम फेंका और पर्चे बांटे। ये पर्चा देख लीजिए, ये है, ये देख रहे हैं, ये पर्चा बांटा। तो इनमें कंक्लूजन बता दो, लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। सरकार बहरी हो गई है और इनको सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद की जो सभा हो रही थी, उसके जो अध्यक्ष हैं विट्ठल भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं विट्ठल भाई पटेल। जैसे कि बताया था, स्वराज पार्टी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो स्वराज पार्टी की जो डेवलपमेंट है या सफलताएं हैं, उसमें ये गिनाया था ना मैंने, विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बन गए थे। तो उस समय अध्यक्ष ये थे। और उस सभा में मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े बड़े लीडर भी उपस्थित थे। जब इन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर
कई प्रकार के और चार्ज लगा दिए कि भैया ये लोग मारने का प्रयास कर रहे थे, ये लोग वैसे बम नहीं फेंक रहे थे, इन लोगों के पास बंदूकें भी थी और ये बंदूकों से गोली मारने का प्रयास कर रहे थे, बड़े बड़े जो अंग्रेजी लीडर थे उनको। लेकिन ऐसा नहीं था, इनके पास बंदूकें उस समय नहीं थी। तो केस चलता है, लियोनार्ड मिडल्टन की अदालत में केस चलता है, और जो सरकारी वकील होते हैं जो इनके खिलाफ होते हैं वो राय बहादुर सूरज नारायण थे। और ये शुरुआत में तो इनका वकील नहीं था, लेकिन एक आसफ अली जो है बहुत बड़े वकील थे उस समय, ये बटुकेश्वर दत्त के वकील बनकर आते हैं। हालांकि भगत सिंह ने कह रखा था कि वो वकील नहीं करेंगे, वो अपनी पैरवी खुद ही करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी न्याय पर इनको भरोसा नहीं था। हालांकि सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, वैसे भगत सिंह भी थे, इसी कारण से ये वकील नहीं करना चाह रहे थे। और आसफ अली ये उस समय मौजूद थे, जब ये बम कांड हुआ ना उस समय ये मौजूद थे। ये खुद बटुकेश्वर दत्त से मिलने आए जेल में और इन्होंने कहा मैं आपका केस लड़ना चाह रहा हूँ, तो इनको इजाज़त मिल गई, तो ये केस लड़े। लेकिन इसमें जो है लियोनार्ड मिडल्टन जो जज थे, इन्होंने इस केस की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया 12 जून को, और 12 जून 1929 को फैसला ये सुनाया कि इनको आजीवन कारावास दे दिया। तो इनको आजीवन कारावास मिला था, मतलब आजीवन कारावास, इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि भैया इनके ऊपर जो आरोप लगा है ना बम फेंकने का और जान से मारने का आरोप लगा था, उस बिना पर इनको आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन 12 जून को दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य अंदर ही अंदर उनके मन में ये था कि किसी भी तरीके से भगत सिंह को जल्दी जल्दी फांसी दे दी जाए, और उनके पास मौका आ जाता है। एक केस जो पहले से बंद हो चुका था, फाइलें दब गई थी, सैंडर्स की हत्या का मामला, उसमें भगत सिंह का भी रोल था ना, इसी कारण से भगत सिंह को के खिलाफ वो केस दोबारा फाइल खोल दी जाती है। उसी को बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, जब वो केस चलता है उसी दौरान ये केस लगभग जो लाहौर षड्यंत्र केस है ना, ये वाला जो लाहौर षड्यंत्र केस है, ये लगभग एक साल 1.5 साल के लगभग चला। ये 10 जुलाई 1929 को शुरू होता है। इनको सज़ा कब मिली है? 12 जून 1929 को एक सज़ा मिल चुकी है, लेकिन दोबारा से एक नया केस आता है, लाहौर षड्यंत्र केस। कोई नया केस नहीं, मतलब जो सैंडर्स की हत्या का मामला था वही केस है ये। अब ये फाइल खुलती है 10 जुलाई 1929 को, और लगभग 1 साल से ऊपर के बाद 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आता है, और इनको राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब ये मामला चल ही रहा था 10 जुलाई 1929 से, तो ये जेल में थे। कौन सी जेल में थे? लाहौर सेंट्रल जेल में थे। इनके साथ और भी कई साथी थे, जैसे जतीन्द्र नाथ दास। ये जतीन्द्र नाथ दास बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने भूख हड़ताल में अपनी जान दे दी थी। उस समय खाना पीना और कोई भी व्यवस्था बहुत बेकार व्यवस्था थी जेल के अंदर। उसी के लिए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और भी बहुत सारे इनके साथी थे, इन्होंने हड़ताल करने को सोचा। इनका ये कहना था कि हमें राजनीतिक बंदी माना जाए, क्योंकि हम अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम राजद्रोह कर रहे हैं। तो जो राजद्रोह करेगा तो उसको पॉलिटिकल ये जो कैदी मानना चाहिए। तो जो पहले पॉलिटिकल कैदी को सुविधाएं मिलती हैं वो हमें देनी चाहिए। लेकिन इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो इन्होंने ठान लिया कि भैया हम हड़ताल पे रहेंगे। ठीक है, और पानी पी के ये लोग जिंदा थे, लेकिन बीच में आपको पता है कि अंग्रेजों ने दूध दे दिया था पानी की जगह, तो कुछ भी खाना पीना नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही 63 दिन के बाद, 64वें दिन, 63 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जतीन्द्र नाथ दास की। ये मात्र 24 साल के थे उस समय जब ये शहीद होते हैं। ठीक है, 13 सितंबर 1929 को ये शहीद हो जाते हैं। तो ये थे बंगाल के, और ये शहीद हुए लाहौर। तो लाहौर से बंगाल, लाहौर से कलकत्ता जो है ट्रेन के माध्यम से इनका शव जाता है। रास्ते में लाखों लोगों ने इनके लिए, मतलब भीड़ पूरी इकट्ठी हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके अंतिम संस्कार में 5 लाख से ज़्यादा लोग ने पार्टिसिपेट किया था। समझ पा रहे हैं कितने ज़्यादा फेमस थे, ये हीरो बन गए थे जैसे। ठीक है,
अब ये केस पढ़ते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस 10 जुलाई 1929 को शुरू होता है और 7 अक्टूबर 1930 तक चलता है ये। इसी बीच जतीन्द्र नाथ दास की शहादत हुई है, ये दिमाग में रखिएगा। ये जो केस है ना 18 लोगों पे चलता है, मुख्य तौर पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को तो फांसी हुई थी और बाकियों को किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई, किसी को 12 साल, किसी को 14 साल ऐसे सज़ा हुई थी। अब ये केस शुरू होता है ना 10 जुलाई 1929 को, वो किस मजिस्ट्रेट की अदालत में होता है? तो राय साहब पंडित श्री कृष्ण की अदालत में ये केस शुरू होता है। इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भैया सैंडर्स की हत्या की गई है और जो हेड कांस्टेबल था उसकी भी हत्या की गई, चनन सिंह, उसकी हत्या की गई है। इसके अलावा लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक को भी लूटने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है और इन्हीं ग्रुप के द्वारा आगरा में, सहारनपुर में और अन्य कई जगह पर हथियार बनाने के कारखाने भी खोले गए हैं। ये सब आरोप इन पर लगाया जाता है और ये केस बहुत लंबा खिंचता है। देख लीजिए ना, 10 जुलाई से और फैसला 7 अक्टूबर 1930 को आया, तो 10 जुलाई से 5 मई 1930 तक ये बहुत धीमा धीमा चलता है। लेकिन उस समय जो लॉर्ड इरविन थे और उस समय आप समझ पा रहे हैं कि जो आपका आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, डिसोबीडियंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा था, बहुत प्रेशर था और हीरो तो बन चुके थे ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और कई क्रांतिकारियों के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे थे इनको छुड़ाने के लिए। तो इस कारण से अंग्रेजों को जल्दी थी कि जल्दी जल्दी फैसला आए और इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जितनी बार ट्रायल हो रहा था, मुकदमा हो रहा था, सुनवाई के लिए आते थे और उतने अगले दिन न्यूज़ में हेडलाइन छप जाती थी इनके लिए, तो ये लाइमलाइट में रहते थे और दिलों में सबके ये रह रहे थे, हीरो बन रहे थे और नए नए क्रांतिकारी और पैदा हो रहे थे इनसे प्रेरित होकर। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा जल्दी से जल्दी इनको फांसी पर लटका दिया जाए। तो इसके बाद लॉर्ड इरविन ने एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन करवाया इस फैसला करवाने के लिए। इस ट्रिब्यूनल में 3 जज थे, मेन जो हेड थे ये जे कोल्ड स्ट्रीम थे, इसके अलावा आगा हैदर और जीसी हिटलर। जो भी ये लोग थे ना, ये अंग्रेजों के ही खास थे। तो इन्होंने 5 मई 1930 से केस को सुनवाई शुरू की और 7 अक्टूबर तक इन्होंने फैसला दे दिया। फैसला ये हुआ कि भैया 24 मार्च 1931 को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, और बाकियों को उम्र कैद किसी को दे दिया, किसी को 10-12 साल, 14 साल की सजा दे दी। अब 24 मार्च 1930 सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, 7:30 बजे 23 मार्च 7:30 बजे शाम को ही फांसी दे दी, किसी को बिना बताए। ऐसा इसलिए था, इनको पता था कि भैया ये फांसी अगर सुबह 6 बजे होगी, रात भर घेरा डाल के रखेंगे पब्लिक पूरे जेल को और पूरी भीड़ रहेगी शहर में, और इनका जो शव है, शव यात्रा निकाली जाएगी और हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये हीरो तो हो ही गए थे, इसी कारण से इनको 23 मार्च 7:30 बजे शाम को ही फांसी दे दी गई। इन 3 वीर जवानों को, हमारे देश के प्राउड को। अब सोच के तो देखिए, फांसी दे दी गई, उसके बाद इनकी जो शव है ना, इनके शव वो इनके घर वालों को नहीं दिए गए। वो चुपके से, पंजाब में जगह पड़ती है फिरोजपुर, सतलुज नदी के किनारे इन्होंने चिता में आग लगा दी, जला दिए। ये सोच रहे थे कि आग लगा के जल्दी से जो इनका जो संस्कार करके वो जो आपकी सतलुज नदी है उसमें बहा देंगे, लेकिन लोगों को पता लग गया। लोग वहाँ पहुँचे, इतने गुस्से में लोग वहाँ पहुँचे, इतनी भीड़ थी, ऐसा कहा जाता है कि 1-2 पुलिस वाले को तो जिंदा जला दिया था। तो इस प्रकार से ये शहीद हो जाते हैं 23 मार्च 1931 को। देश के वीर जवान, मतलब उस समय सोच लीजिए गांधी जी से ज़्यादा पॉपुलर ये थे। उस समय की बात है ना, गांधी जी से तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। और जब इनको फांसी हुई, जितना गुस्सा लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ था, उतना ही गुस्सा कई लोगों को गांधी जी के खिलाफ भी था। क्यों ऐसा?
क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, क्योंकि ये और वो दौर था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया था और एक तरीके से अंग्रेज झुकने को तैयार हो गए थे, समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे कांग्रेस से। तो गांधी जी से और इरविन, लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय था, इसके बीच में समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो इसके तहत कई कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन इस समझौते में गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम नहीं लिखा था, नाम नहीं लिया था, इनको छुड़ाने की बात नहीं कही थी। तो इस कारण से लोग इतना खफा इन लोगों से थे गांधी जी से कि क्या बताएं। आप इस बात का पता इस बात से लगा सकते हैं कि भैया 25 मार्च 1931 में ना एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई है, 2 दिन के बाद 25 मार्च 1931 में कराची में अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर जब गांधी जी आते हैं ना ट्रेन से, कराची रेलवे स्टेशन पे इतना विरोध इनका होता है, लोगों के द्वारा इतना विरोध होता है, जैसे साइमन गो बैक के नारे नहीं लगाए गए थे, वैसे ही गांधी गो बैक के नारे लगाए गए। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, ठीक है, और गांधीवादी सोच का विनाश हो, ऐसा यहाँ पर नारे लगाए गए। तो शहीद हो गए भगत सिंह। भगत सिंह को जब बोला गया 23 मार्च शाम को 7:30 बजे, 7:00 पे कि चलिए आपकी फांसी का समय हो गया है, तो उस समय ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये है बच्चों, दिल दुख जाता है ऐसे जो वीर कितनी छोटी सी उम्र में अपनी जान की परवाह नहीं की इन्होंने, ठीक है। अब एक और नोट याद कर लीजिएगा कि भैया 23 मार्च को फांसी हुई है किसको? भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को, लेकिन उससे लगभग 25-26 दिन पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हो चुके थे। 27 फरवरी 1931 में जब अंग्रेज़ों ने चंद्रशेखर आज़ाद को, जो प्रयागराज में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क जिसका पहले नाम था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया है। इस पार्क में घेर लिया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को, बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन बंदूकें में गोली ख़त्म हो जाती है, एक गोली बचती है, वो खुद को मार लेते हैं। क्यों इन्होंने पहले से ही ठान रखा था कि भैया मैं अपनी मौत मरूंगा, अपने से मौत मरूंगा, अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आऊँगा। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे वीर जवानों को हमारा सल्यूट है। तो इस प्रकार द्वितीय चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है उत्तर भारत में जो हुए वो कंप्लीट हो गया। अब बंगाल में जो हुए थे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो हम पढ़ते हैं, और आपका ये क्रांतिकारी आंदोलन का सफ़र समाप्त हो जाएगा। और फिर हम ने जो गांधी जी को छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था? 1922 में जो आंदोलन बंद कर दिया गया था, चौरी चौरा घटना हुई थी, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था ना, उसके बाद हम शुरू करेंगे साइमन कमीशन जब भारत आएगा, उसके बाद पूरी कहानी शुरू करेंगे और 1947-48 तक चलेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में बच्चों। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो वीर जवानों को हमारा प्रणाम है। नमस्कार।